भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव खत्म होना चाहिए, टकराव खत्म होना चाहिए, दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए, आपसी व्यापार फिर से शुरू होना चाहिए, दोनों देशों के नागरिकों के आवागमन को लेकर भी रास्ता साफ होना चाहिए। ऐसा कहना है 117 लोगों का। ये 117 लोग कौन हैं? इनमें भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई पूर्व अधिकारी भी हैं। जैसे भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा जैसे 61 लोग हैं। उधर पाकिस्तान की ओर से 56 लोग हैं, जिसमें वहां के पूर्व विदेश मंत्री भी शामिल हैं। इस चिट्ठी जो लिखी गई है, ये भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रधानमंत्रियों को लिखी गई है, यानी पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को ये चिट्ठी लिखी गई है। इसमें कुल 11 मांगे हैं। मांगे कौन कौन सी हैं, ये आपको विस्तार से बताएंगे। इस चिट्ठी पर ही आज हम तर्कश में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ इस चर्चा में कई सारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर आशीष सहाय, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा मेजर जनरल राजन कोचर सर भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अल्ताफ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले कोचर सर के पास चलेंगे। कोचर सर, चिट्ठी के बारे में आपने तो पढ़ ही लिया होगा, सुन लिया होगा। कुल 11 मांगे हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच में खेल को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो क्रिकेट सीरीज बंद हो रखी है। इसके अलावा संवाद फिर से शुरू किया जाए, जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत हो, सैन्य तनाव कम किया जाए। आपके हिसाब से इस चिट्ठी का कोई असर दिखेगा? जय हिंद वैभव जी, और बाकी पैनलिस्ट को भी जय हिंद मेरी तरफ से। सबसे पहले एक चीज हमको क्लियर होनी चाहिए कि ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी नहीं है, बिकॉज इसका नाम ट्रैक टू डिप्लोमेसी दिया जाए, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई कर लिया है कि हमारा कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्यू पॉइंट नहीं है। ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो इकट्ठे होके इस टाइप का इनिशिएटिव। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी फॉरेन अफेयर्स में और रुचि रखते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी वो होती है जो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, ये इंस्ट्रूमेंट, और इसमें गवर्नमेंट का नाम कहीं नहीं आता है, बट एक टैसिट अप्रूवल जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट का आता है, और गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करती है। और इनमें जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट अप्रूवल से सिलेक्ट होते हैं, पर कहीं पर इसका खुलासा नहीं किया जाता। ये बहुत ही एक क्लासिफाइड और कॉन्फिडेंशियल तरीका होता है एक समझौते को या रिलेशंस को दो देशों में मजबूत करने के। अब आप बैकग्राउंड देखिए इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का। अगर मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, पिछले 2 साल में अगर हम एक डिटेरियोरेशन हम देख रहे हैं। आपने सिंदूर देखा, सिंदूर के बाद इंडस वाटर की बात हो रही है, और अभी पाकिस्तान इंडस वाटर को इंटरनेशनलाइज कर रहा है। दूसरा, टेररिस्ट कैंप्स आज भी पाकिस्तान में। आपने शोएब अख्तर के जो उसकी मां का जनाजा जो भी था, वहां पे आपने देखा कि इसको टेररिस्ट आर्म घूम रहे थे और पाकिस्तान उनको बढ़ावा दे रहा है। तीसरा, आपने ये भी देखा कि जो FATF की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और जो अभी FATF में डिस्कशन हो रहा है, भारत ने एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाई है पहलगाम की, जिसमें क्लियर एविडेंस के साथ भारत इसको पेश करने वाला है और पाकिस्तान को FATF में डालने की कोशिश करेगा। तो और पाकिस्तान से जो उनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट आ रही है कि हम हाथ काट देंगे, इस टाइप की जो रिटोरिक हम सुनते हैं, और जनरल मुनीर भी इसको नेक्स्ट अटैक विल बी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारा इसको बैकग्राउंड में आपको इसलिए दे रहा हूं बिकॉज रिलेशन इतने आपके खराब हैं कि इस टाइप की जो कुछ लोग इकट्ठा होके और चिट्ठी लिख के और जो इसको करके, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। और जब तक पाकिस्तान एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देगा टेररिज्म के माध्यम से कि हम इसको टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान में नहीं रखेंगे, हम अश्योरेंस देते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, ये अश्योरेंस पाकिस्तान से कभी नहीं आएगी, लेट मी टेल यू दैट। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत, आप इसको कुछ लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये इतना हार्ड लाइन स्टैंड क्यों ले रखा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो इसलिए लिया है
क्योंकि देखिए हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। हमने जो काफी बर्दाश्त कर लिया। आपने आपने उरी की स्ट्राइक देखी, आपने पुलवामा देखा, और आपने इसको बॉम्बे अटैक्स देखे। ये सारी आपके पार्लियामेंट अटैक्स, तो ये हिस्ट्री है। तो इसको भारत शायद पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता है, और जब तक ये ट्रस्ट बैठेगा नहीं, इसको मुझे लगता है कि ये समझौता नहीं हो सकता किसी भी हालत में। और एक लास्ट पॉइंट है, मैं इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना को लाना चाहता हूं। जी। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना कभी नहीं होने देंगे पाकिस्तान और भारत की सुलह, बिकॉज वो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं कि आपस में लड़ते रहे। अभी आपने बांग्लादेश की खबर सुन ली है, जिस तरीके से चाइना बांग्लादेश में आ चुका है और तीस्ता रिवर वाटर के ऊपर अपना जो प्रोजेक्ट अपना बना रहा है, और एक स्टेटमेंट देता है कि ये ये कोई थर्ड पार्टी को इसके बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करें। हम जानते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे वहां पे क्या होने वाला है। तो वैभव जी, इसको मेरा ये असेसमेंट है कि ये जो ड्रामेबाजी अभी चल रही है कि पाकिस्तान को चिट्ठी लिखो, फलाना लिखो, ये कोई इसको मायने नहीं रखती। बिल्कुल। डॉक्टर रईस साहब के पास चलते हैं। सर, आपके पास क्या जानकारी है? पाकिस्तान की ओर से मैं वहां के बहुत सारे पत्रकारों को सुनता रहता हूं, उनके यहाँ तो इस चीज की ज्यादा जरूरत महसूस होती है कि नहीं, वीजा प्रक्रिया आसान हो, दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक हो। हमारी अभी क्या मजबूरी है ऐसी जो हमारे देश के 61 लोगों ने इस चिट्ठी पर, इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए वैभव जी, ये कोई नई बात नहीं है। ये पहला तो शांति के कोई प्रयास हैं उसका वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है उसको भी यहाँ देखा जाना होगा। जो भी ये पहल हुई है, 117 लोगों ने साइन किया, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की दुम की तरह सुधरने का नाम या सीधा होने का नाम नहीं लेता। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। 1999 में उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा की थी, एक पीस यात्रा की थी, और उसका जवाब हमें कारगिल के रूप में मिला था। उसके बाद 2003 में ये वही वाजपेयी जी थे जो हमारे संसद में इन्होंने बयान दिया था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। समझौता एक्सप्रेस हुआ, ट्रेड के कई सारे रूट खोले गए थे, लेकिन हमें पाकिस्तान से दगा ही मिली। उसके बाद और आप चले आइए आगे भी, मैं कहूंगा हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, ये 2015 में इन्होंने बहुत ही एक नपा तुला दिया था। और ये इनफैक्ट जब अफगानिस्तान से आ रहे थे तो ये लाहौर एकाएक अचानक इन्होंने रिस्क लेके, मैं कहूंगा, ये लाहौर उतरे थे और वहां के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनके घर गए थे। ये सारी कवायद रिश्ते सुधारने की थी, क्योंकि भारत हमेशा सुलह की बात करता है, समझौते की बात करता है। लेकिन हमें मिला क्या? पहलगाम। और इस पहलगाम का जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर से। ये वही मोदी जी हैं जो मैं यहां भी ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कहा था? ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। ट्रेड और जो कह लीजिए कि टेरर और इसके साथ साथ ट्रेड और दूसरी टॉक की बात की थी, वो भी नहीं साथ चलेगा। पानी और खून साथ नहीं बहेंगे। भारत ने क्लियर कर दिया प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद को, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद सालों से चला रहा है, उसको कब तक भारत टॉलरेट करेगा? ये नहीं हो सकता। और आप देख लीजिए ना, अभी रावलाकोट में जो हो रहा है, उसके डिफेंस मिनिस्टर खुद कहते हैं कि वहां के लोग, जो रावलाकोट के लोग हैं या जो आसपास के लोग हैं, वो कश्मीरी नहीं है। तो जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो अवैध कश्मीर को कब्जा कर रखा पाकिस्तान ने, वहां लोगों की क्या हालत हो रही है। मुझे लगता है अब ये हाई टाइम है, इंडिया शुड स्पीक एंड स्पीक इन द सेंस ऑफ एक्शन। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन टॉक। और मुझे लगता है अब हमें खुल के, जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो स्थिति है, इंडिया को आगे बढ़ के उस पर भी एक्शन लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। कोचर सर के पास चलते हैं अगले सवाल को लेकर। कोचर सर, पाकिस्तान में मुझे दो तरह के लोग दिखते हैं।
एक हैं जो वहाँ के फिल्मकार हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे हों, तो उनका भारत आना जाना लगा रहेगा, यहाँ की फिल्मों में काम मिल जाएगा, आईपीएल में कमेंट्री करने का उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन वहां पर एक उनकी सेना है जो सर्वशक्तिमान है, उसके जो मुखिया है सर्वे शर्मा है मुनीर, उनका बयान भी पिछले साल पहलगाम से ठीक पहले क्या आया था सबने सुना है। सेना वहां की नहीं चाहती कि रिश्ते बहुत ज्यादा सामान्य हो। तो ये जो दो तरह के लोग हैं वहां पर, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या सेना कभी वहां की चाह सकती है, अभी मुनीर साहब जो सर्वे शर्मा हैं वो कभी चाहेंगे कि रिश्ते सामान्य हो? देखिए वैभव जी, मैंने बहुत डीप स्टडी करी है पाकिस्तान आर्मी की, और फौज में 37 साल हमारा एक लक्ष्य यही रहता है कि दुश्मनों के बारे में पूरी जानकारी आपको हासिल होनी चाहिए, तभी आप अपने प्लान्स बना सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक शत्रु ज्ञान करके एक हमारी एक्सरसाइज होती है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में, जो मैंने किया था, उसको वहां पे हम जितने भी आर्मी कमांडर्स होते हैं पाकिस्तान आर्मी के उस टाइम के, और फिर ये कंटिन्यूस होता है, हम उनका एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो किस टाइप के लोग हैं, वो क्या उसको सोच रखते हैं, वो कैसे आपके रेडिकलाइजेशन में घुसे हुए हैं, और उनकी सोच क्या है भारत के बारे में, क्या वो पीस की तरफ सोचते हैं, लड़ाई की तरफ सोचते हैं। अब आप देखिए जो कंक्लूजन हमारा उसको निकलता है वो आज भी सेम है। इसका मतलब कि जो मैंने 30 साल पहले अपना कोर्स किया था और जो आज की सिचुएशन है उसमें कोई फर्क नहीं। इसका मतलब कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अगर अपने आप को रेलेवेंट रखना है पाकिस्तान में, तो उसको एंटी इंडिया जो नैरेटिव है वो ये आगे लेके जाना है। आपने अभी जनरल मुनीर, आपको अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, वो जब भी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में अपने भाषण देते हैं, एड्रेस करते हैं कैडेट्स को, तो एक पोर्शन उस भाषण का हमेशा रहता है एंटी इंडिया और भारत के अगेंस्ट बोलना, और इसको कश्मीर इज द जगलर वेन, ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए थे, आपको याद होगा जी। तो मुझे जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की मिलिट्री सोचेगी वही पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, फिल्म एक्टर्स, कोई भी जो उनकी आवाज उसको पाकिस्तान में नहीं सुनता है, उनको बस स्क्रीन पे लोग देखना चाहते हैं, और उससे कोचर ज्यादा सर, एक बड़ा धड़ा है सर, एक बड़ा वर्ग है, वो पाकिस्तान में भी हमारे देश में भी है, उनका मानना है कि एक ही तो हैं हम, बस एक बॉर्डर बना हुआ है, हमारा रहना खाना फिल्म संगीत गाने सब एक जैसे ही हैं। उनका मानना है कि दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर हम कई मौके पर यह भी देख चुके हैं कि यही वर्ग जो है इसके अंदर, खासकर पाकिस्तान वाले के अंदर, एक दुश्मनी, एक दुर्भावना भरी हुई है। पिछले साल हमने देख लिया था। नहीं वैभव जी, जब भी लड़ाई होगी ना, एक ऑपरेशन सिंदूर जैसी आपकी लड़ाई होगी, तो उस टाइम पे लोगों का सेंटिमेंट्स अलग होगा, और आप उस टाइम भी देखेंगे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो होगी वो अपने देश के साथ होगी, हमारी पॉपुलेशन हमारे साथ होगी, और हम कभी भी इस पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेंगे, कभी भी हम पीस की बात नहीं करेंगे जब एक लड़ाई का माहौल होता है। तो अगर आप उस लड़ाई के माहौल से बाहर आ जाओ, और अगर अब आप इसको सिंदूर के टाइम की बात मत कीजिए, बिकॉज उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट सामने आते हैं, और भारत के भी आए थे। कारगिल के टाइम पे आपको याद होगा, लोग सड़कों पे आ गए थे इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक सेंटिमेंट्स टाइम टाइम पे बदली होंगे, बट जो जनरल सेंटिमेंट है, अगर पाकिस्तान के लोगों का सेंटिमेंट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये उसी पाकिस्तान में भी सेंटिमेंट जो आपके रूरल एरियाज में जो लोग हैं, जिनको आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू और नैरेटिव के थ्रू आप उनका माइंड डॉक्टरेट कर सकते हैं, बट जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, बिकॉज मैं भी उनके साथ प्रोग्राम्स में आता हूं, तो जो आप बोल रहे हैं वो सही है। इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि भाई आफ्टर ऑल जो सेम टाइप के लोग हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही तरीके से ड्रेस करते हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, पाकिस्तान में जो शादियां होती है आपने देखा होगा, और भारत में जो शादियां होती है वो तकरीबन एक जैसी होती है। मूवीज में भी इस तरीके का प्रोजेक्शन आपको दिखाई देता है।
बट ये पब्लिक सेंटिमेंट्स पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाता, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनाता, वो है पाकिस्तान की फौज। और पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी ये पॉलिसी नहीं बनाती है, ये पाकिस्तान की फौज बनाती है। तो ये चीज आपको क्लियर रख लेनी चाहिए कि दिस इज अ पॉलिटिकल जो आपका सेंटिमेंट, और ये जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट आज जो पाकिस्तान में वो एंटी इंडिया है, और जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट इंडिया में आज पाकिस्तान के अगेंस्ट वो एंटी पाकिस्तान है, ये आपको मान लेना चाहिए। और इसमें और यही ग्राउंड रियलिटी है। गवर्नमेंट्स भी देखिए, एक पॉलिटिकल मैं एक पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, पर मैं इसको समझता हूं कि एक पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी के लिए अगर आप हमारे इसको इलेक्शन भी देखें, और अगर आप इसको इलेक्शन में स्पीच भी देखें, आपने बिहार इलेक्शन में देखा कि किस तरीके की इसको भाषण हो रहे थे, और आपने जब इस कारगिल हुआ उसके बाद भी जो इलेक्शन देखा, और आपने जो बालाकोट के बाद जो इलेक्शन देखा, यूपी इलेक्शन में फॉलो कर रहा था, उसमें आपने देखा कि इसको वोटों को इसको कैसे चैनलाइज किया जाता है, ये सेंटिमेंट्स इस्तेमाल करके। और ये दोनों देशों के लिए लागू है। इसको पाकिस्तान में जब इसको इलेक्शन हो रहे थे तो एंटी इंडिया स्पीचेस हो रही थी, आप इसको पाकिस्तान की क्यों बात करते हैं, बांग्लादेश में चले जाइए। बिल्कुल। बांग्लादेश में इस बार जो इलेक्शन हुए थे वो एंटी इंडिया इसको सेंटिमेंट पे जीते गए इलेक्शन। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा एक्चुअली बन जाता है। और मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उसमें, बिकॉज इसमें कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर ही इस पे अच्छी तरीके से इसको एनालाइज कर सकता है। पर मैं एज अ कॉमन मैन और एज अ डिफेंस एनालिस्ट जो इसको मैं एनालाइज करता हूं कि ये एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट भी है। आपके इलेक्शंस के टाइम भी ये मुद्दा आएंगे। अगर आप देखेंगे हमारे नेक्स्ट इलेक्शन भी जो होंगे उसमें ये पाकिस्तान, ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी वोट्स को लेने की। एक स्वाभाविक है एक पॉलिटिकल प्रोसेस जिस तरीके से मैं समझता हूं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में, एटलीस्ट एज लॉन्ग एज ये हमारी इसको सरकार है, हम कोई भी हम इसको समझौता इसको पाकिस्तान के साथ करेंगे। और सिमिलरली जो ये जो अक्रॉस द बाउंड्री लाइन है, अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां पे जनरल मुनीर जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, जब तक जनरल मुनीर पाकिस्तान में है, इसको मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशन बेहतर है। बिल्कुल। अरविंद सिंह तेजावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। तेजावत साहब, अभी हम बात कर रहे थे कोचर सर के साथ और डॉक्टर इस्ताब के साथ कि जो 117 लोग हैं जिन्होंने पत्र लिखा है भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, और उन्होंने अपील की है कि दोनों देशों के बीच में तनाव खत्म होना चाहिए, टकराव खत्म होना चाहिए, बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए, रिश्ते सामान्य होने चाहिए। इस पत्र को लेकर आपका क्या मानना है? डॉक्टर इस्ताब ने बताया था कि बार बार हमने धोखा खाया है, अटल जी के जमाने से लेकर मोदी जी के दौरे तक के बाद में 15 में मोदी जी पाकिस्तान गए थे, फिर 16 में क्या हुआ था सबको पता है, उरी में हमला हुआ। और अभी कोचर सर बता रहे थे कि ये इस पत्र का कोई ज्यादा महत्व तो नहीं निकलेगा, और उनका कहना था कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य हों। बिल्कुल वैभव साहब, वहाँ के प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान से जुड़े हुए काफी लोगों की तरफ से उसका ड्राफ्ट मेरे पास भी आया था, और उस पे सिग्नेचर के लिए भी है। तो एक अलग किस्म का एक और पत्र अभी आया है, पर अभी मैंने तो उस पर खैर फिलहाल कोई ऐसे सिग्नेचर करके भेजने का जरूरत महसूस नहीं की। पर बात यह है कि जो कोचर साहब ने कहा है वो काफी हद तक सही है कि दरअसल जो खासकर लीडरशिप है वो ये नहीं चाहती है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट हैं वो इसी में है, खासकर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कि अगर इस तरीके के क्लैशेस बने रहते हैं तो एक तरीके का जो सत्ता पे जो कब्जा है वो बना रहेगा उनका। पर इसके साथ साथ यह भी समझना चाहिए कि जो लीडरशिप की जो ओपिनियन बनाने का काम है वो पब्लिक सेंटिमेंट्स भी करता है। अगर धीरे धीरे निचले स्तर पर अगर ये समझ पैदा होनी शुरू होती है कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप ने आज तक किया है वो एंटी पाकिस्तान है, तो मुझे लगता है कि टॉप लेवल पर भी उसका असर जरूर पड़ता है। हालांकि जो नीचे से ऊपर जो इम्प्लीमेंट होता है वह बहुत तेजी से और बहुत कारगर तरीके से हो सकता है, पर
जब नीचे से ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है तो उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है, हमें ये अच्छे से पता है, पर एक तरीका वो होता जरूर है। दूसरा ये है कि हमें अच्छे से पता है कि जो कॉलोनियल प्रॉब्लम थी, जो खासकर पार्टीशन है, वो भी एक तरीके से ये बिल्कुल सही तरीके से है कि जो ब्रिटेन की दी हुई ये समस्या थी और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। जैसे कि पाकिस्तान जिस रास्ते पे बैठा हुआ है उसने भारत की पहुंच को रोका है। तो ऐसे में या तो जो शुरुआती जो नीति नियंता थे, जिनका ये था कि पाकिस्तान और भारत में संबंध इतने प्रगाढ़ कर दिए जाए कि लोग एक दूसरे के साथ काम करके अपने विकास को करें, पाकिस्तान और भारत में प्रतियोगिता हो ना कि दुश्मनी। तो इस तरीके के जो शुरुआती सेंटिमेंट्स थे, खासकर जो नेहरू के जमाने से, ये बदलने की शुरुआत हुई है खासकर इंदिरा जी के बाद से। तो इंदिरा जी ने क्योंकि इंदिरा जी के समय में आप देखिए कि भारत की नीतियों में बहुत सारा बड़े आमूलचूल परिवर्तन हुए, क्योंकि भारत नेपाल, भूटान जैसे देश या कि श्रीलंका जैसे जब शुरुआती देश थे, वो एक वृहद भारत का हिस्सा बनना चाह रहे थे, पर भारत की लीडरशिप का उस समय इतना नहीं था। वो ये सोचते थे कि नहीं, भारत के पास जितनी जो जमीन भूभाग है उसी में हम ऐसा एक वो प्रतिमान खड़ा करेंगे कि बाकी जो पड़ोसी देश है उनको ईर्ष्या होने लगे और वो चाहें कि भारत में आ जाए। पर इंदिरा जी के समय सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया और बांग्लादेश का डिवीजन हुआ। वो भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ। पर उसके साथ साथ पाकिस्तान की जनता में एक बहुत बड़ा जो भारत को लेकर भय है, और खासकर जो भारत के पड़ोस में जो भय है, वो भी निर्मित किया। पर इससे बचने का कोई तरीका नहीं था। ये मुझे लगता है कि ये काफी जो उस समय की जो लीडरशिप ने सोचा वो था। शिमला समझौते के जरिए ये जरूर कोशिश की गई, या बाद में जो अटल जी ने जो लाहौर डिक्लेरेशन, और वो दरअसल शिमला समझौते का ही एक तरीके से दोबारा से उसी पे स्टैंप लगाना था। तो वो तमाम चीजें हुई। पाकिस्तान में एक बहुत कट्टरपंथ के दौर से गुजरने के बाद में, खासकर वहां की आवाम में, क्योंकि कट्टरपंथ का दंश उन्होंने भोगा, उसके नुकसान भी भोगे और अब भी लगातार भोग रहे हैं। तो पाकिस्तान में अब आम जनता में भी मोटी मोटी ये समझ बन रही है, खासकर सोशल मीडिया का दौर जबकि भारत के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी मिलने लगी, तब ऐसा है कि वहां अब धीरे धीरे लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो विदेशी हाथों की कठपुतली है। पाकिस्तान की आवाम की गाड़ी कमाई का पैसा है वो हथियार खरीदने के नाम पर, और भारत से दुश्मनी के नाम पर विदेशों में जाता रहे। वहां से अगर वो रक्षा पे ज्यादा खर्च करेंगे तो वो पैसा तो अमेरिका और खासकर यूरोपियन देशों को ही जाएगा। तो धीरे धीरे ये समझ अब वहां बन रही है। पर वहीं पाकिस्तान के रवैये के कारण भारत में एक खास तरीके की अभी जो सोच है वो पैदा हो रही है, और वो एंटी पाकिस्तान ज्यादा है, और उसमें बहुत सारे दोनों ही देशों में जो धार्मिक तत्व है वो शामिल हो रहे हैं। तो एक तरीके से राष्ट्रवाद का ऐसा घालमेल हो रहा है जहां जो खासकर रिलीजियस आइडेंटिटी है वो दोनों ही देशों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो यह सारी चीजें जो है वो भारत पाकिस्तान के संबंधों को आगे निर्धारित करने वाली साबित हो रही है। पर कहीं ना कहीं ये भारत को और पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अगर दोनों मिलके काम नहीं करेंगे तो इसका जो फायदा है वो कोई और ताकतें उठा रही है, और अगर वो उठाती रहेगी तो इसका नुकसान बस पूरे के पूरे रीजन को होगा। हमने सार्क के जरिए भी कोशिश की थी कि पाकिस्तान, भारत और बाकी पड़ोसी देशों में एक समझ बने, पर अब तो सार्क लगभग खत्म ही हो गया है, और उसी जगह हमने बिमस्टेक को थोड़ा एक्टिवेट किया जिसमें पाकिस्तान नहीं है। तो तमाम चीजें हैं व्यवसाय जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि हम लोग एक मतलब संजीदा और बुद्धिजीवी होने के नाते हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले डिकेड में कुछ चीजें अच्छी होगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन 45 तक जब एक दूसरे के दुश्मन थे, पर आज हमें पता है कि यूरोपियन यूनियन एक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत पाकिस्तान भी कुछ बेहतर भविष्य देखेगा और इस पूरे रीजन में उन्नति होगी। चलिए डॉक्टर इस्ताब के पास चलते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सोच को लेकर अभी तेजाब साहब बता रहे थे। डॉक्टर इस्ताब,
पाकिस्तान को लेकर क्या हम ये भी माने, भारत में कई सारे लोगों का मानना है कि पिछले 1-2 सालों में पाकिस्तान अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसके ऊपर पहले ठप्पा लगा रहता था कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है, जहां भी अराजकता फैलती है दुनिया भर में वहां पाकिस्तान के लोग पाए ही जाते हैं। क्या आपको लगता है कि सच में छवि बदलने का प्रयास किया जा रहा है मुनीर के द्वारा, शहबाज के द्वारा? क्योंकि क्रिसमस पे 2025 वाला जब था, हमने देखा था कि बाकायदा मुनीर पहुंचते हैं ईसाई समुदाय के बीच में, और वो तस्वीरें जो आई थी बहुत हैरान करने वाली थी। पाकिस्तान जैसे धार्मिक रूप से बेहद ही कट्टर देश में वैसी तस्वीरें कभी आती नहीं थी। इसके अलावा मुनीर के बारे में हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत करवाने में भी खुद की भूमिका वो बढ़ चढ़ कर दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद में जो एक वार्ता भी करवा चुके हैं। आपके हिसाब से पाकिस्तान सच में बदल रहा है या बदला हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा है? देखिए वैभव जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। जब तक वहां मुल्ला और मिलिट्री का दबदबा रहेगा, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। वहां की आवाम को इन्होंने इतना बड़गला के रखा हुआ है, मदरसे की पढ़ाई और भारत विरोधी अभियान चला के जिस तरह से वहां एक माइंडसेट को चेंज किया हुआ है, उसको सुधरने में, बदलने में वर्षों लगेंगे, दशकों लगेंगे। जो वहां मिलिट्री का दबदबा है वो तो पाकिस्तान, मतलब कह लीजिए कि एक तरफ तो वहां रूल करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। 33-34 साल तो मिलिट्री ने शुद्ध रूप से रूल किया है। और अभी भी जब आप वसीम मुनीर साहब की बात कर रहे हैं तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट रूलर ही तो हैं। अपने सोचिए, आपने अपनी मिलिट्री के जो पाकिस्तान में अशांति है, बलूचिस्तान से लेके पीओजेके तक वहां अस्थिरता बनी हुई है और वो जा रहे हैं मध्यस्थता करने। आज तो वो मध्यस्थता भी उनकी एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि मध्यस्थ तो असल में कतर था, ये दिख रहा है दुनिया को। रही बात कि पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ ध्यान भटकाने की, वहां के अवाम को ध्यान भटकाने की एक चाल है, पाकिस्तान के सरकार की भी और पाकिस्तान के सेना की भी। आप देख लीजिए वहां आर्थिक हालत क्या है। आम आदमी को पीओजेके में आज क्या हो रहा है, खाने के लिए लिटरली लोग तरस रहे हैं। वहां पे आपने नाकाबंदी करके दवा की सप्लाई बंद कर दी। आपने बॉर्डर जो अब सोचिए, इस तरह से वहां आवाजें उठ रही हैं कि भाई हम तो भारत के साथ जाना चाहते हैं। ये क्यों हो गया है? बलूचिस्तान में, पख्तूनवा में, पीओजेके में हर जगह विरोध की आवाज, विरोध ही नहीं, आजादी की आवाजें उठ रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर पाकिस्तान में सब कुछ सही है तो ये आवाजें क्यों उठ रही है? भारत तो नहीं कर रहा है। मुझे लगता है ये जनता को बरगला के रखने का एक लिमिट है, वो लिमिट अब क्रॉस हो रहा है, पानी सर से ऊपर जा रहा है। इसलिए वहां की आवाम अब खुद खड़ी हो रही है और उसका परिणाम है कि अफगानिस्तान, जो कभी इस तालिबान को पाकिस्तान ने ही बनाया था, उनके मदरसों में जिसका जन्म हुआ, आज देखिए वही पाकिस्तान उन पे अटैक कर रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? पाकिस्तान की कुनीतियां, उनकी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से उन्होंने छलावा किया है इस्लाम के नाम पे और एक इस्लामिक उम्मा बनाने की कोशिश उनकी जो रहती है, और एटॉमिक बम का थ्रेट दिखा के वो जो करते हैं, कोशिश करते हैं दबाव की राजनीति कर लें, ऐसा तो होता नहीं है। आज देखिए ये वहां के डिफेंस मिनिस्टर ही खुद कहते हैं कि ये पाकिस्तान को अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंका है, और ये सच्चाई है, ये दिखता है। तो छलावे में रहना, भुलावे में रहना, हम तो हमेशा से चाहते हैं कि दोनों की आवाम एक है और शांति और सुलह के साथ रहे। ये तो 1999 में जैसे हमने कहा, वाजपेयी जी ने 2003 में कहा था कि भाई हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं। तो हम तो उस विचारधारा के, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। लेकिन मैंने फिर से वही कहना चाहूंगा, जब तक वहां 3M का दबदबा रहेगा, रूल रहेगा, उनसे उम्मीद करना बेकाफी होगी। और ऑपरेशन सिंदूर जैसे फिर से हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसे नहीं किए जा सकते। जी बिल्कुल, इसी सवाल को लेकर कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, क्या मुनीर और शहबाज की जो सरकार है, जो जोड़ी बन चुकी है, ये सच में अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं? ये सच में बदल रहे हैं? और क्या वहां की जनता को भी अब आभास हो रहा है, उनका भी वो भ्रम टूट रहा है? जैसा कि तेजावत साहब ने कहा कि बचपन से ही उन्हें जो पढ़ाया गया था कि भारत में ऐसा होता है, वैसा होता है, अब जब डिजिटल दुनिया में वो देख रहे हैं, भारत के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
तो उनको लग रहा है कि जो हमें बताया गया था वो तो कुछ और था। भारत वाले भी लोग बहुत सामान्य लोग हैं, हिंदुओं के बारे में जो पढ़ाया जाता था वो बहुत अलग था। क्या आपको लगता है ये भ्रम टूट रहा है, चीजें सुधर रही हैं पाकिस्तान में? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये प्रोसेस होगा। उसी आपको, जैसे मैंने आपको बताया, पढ़े लिखे लोग जो है पाकिस्तान में वो समझते हैं इस चीज को, बट पाकिस्तान में जो एक मेजर पॉपुलेशन है वो उस टाइप के लोगों की है जो व्हाट्सएप पे नैरेटिव पे हमेशा बिलीव करते हैं। और पाकिस्तान का नैरेटिव बहुत स्ट्रांग रहता है। आपने देखा कि उसके यूट्यूबर्स, बच्चे बच्चे DGISPR उनको इस्तेमाल करता है अपना प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए। और पाकिस्तान में मैं जितने भी प्रोग्राम्स मैं पाकिस्तानियों के साथ करता हूं, अब मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई सेंटिमेंट उनमें बसा हुआ है कि वो भारत को अपना दोस्त मानते हैं। और जहां तक ये जो मदरसास की बात है, स्कूल्स की बात है, आप उनकी किताबें भी देखेंगे तो उसमें भारत के अगेंस्ट ही आपको सेंटिमेंट्स होंगे। और ये जो एक्सपोजर है आपका जो सोशल मीडिया का, वहां पर भी पाकिस्तान में नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कोई एक स्ट्रांग मूवमेंट आने वाली है पाकिस्तान में जो इसको भारत के एक भारत प्रो इंडिया सेंटिमेंट, अगर मैं बोलूं तो प्रो इंडिया सेंटिमेंट इतना जल्दी आने वाला नहीं, टाइम लगेगा। और एक पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट होता है एक देश में जो डिक्टेट करता है कि किस टाइप का सेंटिमेंट आप आगे लेके जाएंगे। अब देखिए, मैं ये इसमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट जब से बीजेपी की सरकार आई है एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट हैज बीन एंटी पाकिस्तान। और अगर आप इसको कहीं पर भी चले जाइए, सोशल मीडिया हैंडल ये वो, हम जब फोरम से बात करते हैं और जो तेजावत साहब भी बात कर रहे हैं कि हाँ पीस होना चाहिए नेबर्स के बीच में, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। देखिए, एक दूसरे की जो इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि भारत से अगर दोस्ती करेगा तो उसमें पाकिस्तान का ही फायदा होगा। जैसे कि आपने अपने ओपनिंग नैरेटिव में अपना बोला कि जितने भी फिल्म एक्टर्स हैं और कमेंटेटर्स हैं और क्रिकेटर्स हैं और जो खेल जगत है वो चाहते हैं कि रिलेशन इंप्रूव हो, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी इसको रेवेन्यू मिलता है। अब उसको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है बिकॉज आप जानते हैं कि क्रिकेट और हॉकी ऐसे दो देश स्पोर्ट्स हैं जिसकी व्यूअरशिप पाकिस्तान और इंडिया में बहुत है, इंटरनेशनल व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा है। तो वो एक डिफरेंट आर्गुमेंट चली जाती। और इसीलिए मैं अगर ग्राउंड रियलिटीज पे फोकस करूं, जो ग्राउंड रियलिटीज का मुद्दा है, जो सेंटिमेंट्स है आज की डेट में, उसमें दोनों साइड में मैं बोलूं, इसको पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया, इसको ऐसे सेंटिमेंट मुझे नहीं दिखाई देते हैं जो एक पीस की तरफ हमको ले जाते हैं। और जब तक मुनीर तो है तो आप सोच ही नहीं सकते पीस के बारे में। आपकी इसको अवाम, अब आप देखिए उसने इमरान खान को, अब उसकी अवाम ने क्या कर लिया पाकिस्तान के, इमरान खान को तो प्यार करते हैं, तो उस ये जो अवाम को तो आपने दबा दिया ना वहां पे। अभी इमरान खान तो जेल में और वो उसको वहीं पे मार देंगे। तो जो इसको इलेक्शन में इसको इमरान खान की पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी पर वो तो बना नहीं प्राइम मिनिस्टर। तो ये इसके बावजूद लोगों ने क्या कर लिया, क्या उसकी बगावत होगी लोगों की पाकिस्तान में। तो ये चीजें डिस्कशन के लिए आई थिंक अच्छी लगती है, बट ग्राउंड में मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में पीस के लिए मांग आ रही है। बिल्कुल, आखिरी सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तेजावत साहब के पास चलते हैं, फिर डॉक्टर रिश्ता, फिर कोचर सर के पास चलेंगे। तेजावत साहब, भारत के पिछले 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को हम देखें, वाजपेयी साहब से लेते हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान को 2 मौके दिए थे। पहले लाहौर बस यात्रा जो शुरू हुई थी, उसके बाद कारगिल होता है, उसके बाद आगरा में एक सम्मेलन भी हुआ था, मुशर्रफ बुलाए गए थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, वो भी 2 मौका देते हैं, मुशर्रफ के साथ बातचीत करते हैं, 2004-2007 के बीच में चीजें ठीक होती है, फिर 2008 में मुंबई वाला हमला होता है, फिर 2011 में हम ये भी देखते हैं कि मोहाली की क्रिकेट स्टेडियम में जब वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें यूसुफ रजा गिलानी और मनमोहन सिंह मैच देख रहे थे, उन्होंने भी 2 मौके दिए।
प्रधानमंत्री मोदी पहला मौका दे चुके हैं। 2014 में जो शपथ ले रहे थे तो उनके सामने नवाज शरीफ बैठे हुए थे, नई दिल्ली आए थे। 2015 में पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन मोदी जी दूसरा मौका नहीं दे रहे। आपके हिसाब से इस कार्यकाल में या आने वाले महीनों में पीएम मोदी क्या इस बारे में विचार कर सकते हैं कि एक बार और कोशिश करके देखते हैं, क्या पता चीजें ठीक हो जाए? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। वैभव साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें एक चीज माननी पड़ेगी कि केवल हम लड़ते रहें ये तो ठीक नहीं है। दूसरी बात यह कि हम उनको पहलगाम, पुलवामा जैसे हमलों के बाद में छोड़ते रहें ये भी ठीक नहीं है। तो बीच की कोई नीति होनी चाहिए। कम से कम हमारे जो नीति नियंता है उनको ये समझना होगा कि हम ऑपरेशन सिंदूर भी करेंगे, उसके साथ साथ हम डायलॉग भी स्थापित करेंगे। अगर उन्हें कुछ सीखना है तो अभी ईरान और जो खासकर यूनाइटेड स्टेट का जो मसला है उसमें यूनाइटेड स्टेट जिस तरीके की नीति का अनुसरण कर रहा है, मुझे लगता है इससे सारे ही देशों को नुकसान हो रहा है, पर अमेरिका को तो फायदा ही हो रहा है उन तमाम नीतियों से। वो बीच में बातचीत भी कर रहा है, फिर हमले भी कर रहा है। भारत ऐसी नीति का अनुसरण क्यों नहीं कर सकता है कि जब जब पुलवामा हो, जब जब उसे सिक्योरिटी थ्रेट मिले, तब वो हमले भी करें वहां पे, और बीच लाहौर और इस्लामाबाद में जाके हमले करें, और उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से अभी तो पाकिस्तान के लोग गिड़गिड़ा रहे हैं ना कि हमसे बात करिए, बात करिए, टॉप लीडरशिप कह रही है। दिक्कत क्या है बात करने में, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। बात करिए, शुरुआत करिए, और उसके बाद में कहिए कि आप अफगानिस्तान के लिए हमें रास्ता दीजिए जहां हमारे ट्रक वगैरह जा सके। उसके बाद में आप सेंट्रल एशिया के लिए बोलिए कि आप हमें वहां जाने का रास्ता दीजिए। तो बातचीत और ये अगर दोनों ही अगर मान लो साथ होती है तो मुझे लगता है कि जो इंडियन इंटरेस्ट है वो सर्व हो सकते हैं। और बिल्कुल ये बात सच है कि पाकिस्तान का अभी जो वर्तमान जो वहां के लोग हैं वो पहले जितने कट्टर थे उतने नहीं है। ये एकदम बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर अगर मान लो वहां जमीनी स्तर पे यूट्यूबर्स वगैरह उनको भी हैं, तो उनको भारत की प्रगति से चीजें हैं, मतलब उनको दुख है बहुत सारी तमाम चीजों में। जब वो यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि देखिए ये मुंबई की बिल्डिंग्स हैं, ये हाईवे रोड्स हैं भारत के, बिल्कुल बिल्कुल, और ये तमाम चीजें, कारें, जब कारों के वो मॉडल्स दिखाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि नहीं, ये हाँ भारत हमसे काफी आगे बढ़ चुका। तो वहां आम आवाम में भी वो अवेकनिंग आनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का मतलब खाली पंजाब क्यों मान लिया जाए? पंजाब या वहां के कट्टरपंथी जहाँ की जो सियासी जो धड़े हैं या जहाँ है, वहां क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो एक्सपर्ट्स में दरअसल, खासकर इंडियन एक्सपर्ट्स में एक खास तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में या पीयूके में या सिंध के कुछ हिस्सों में भारत के पक्ष में बयार आ रही है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की आम आवाम के सेंटिमेंट्स नहीं बदले हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन एक्सपर्ट्स के स्टडी में ही है और जमीनी धरातल। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान विजिट भी नहीं किया होता उन्होंने, या कि उनके लोगों के संपर्क में भी नहीं होते इंटेलेक्चुअल लेवल पे, या कहीं ऐसे कहीं दूसरे तीसरे देश के किसी प्लेटफॉर्म में उनसे इंटरेक्शन नहीं होता है। तो आपकी सराउंडिंग्स होती है, वैसा ही एक तरीके का आपका माइंडसेट बनना शुरू होता है। तो यह है कि पाकिस्तान में एक खास तरीके का, आमतौर पे जो विदेशी एक्सपर्ट्स हैं वो ये जरूर बोलते हैं कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ कम हुआ है, और भारत के लिए वो ठीक उसका उल्टा बोलते हैं। इन दिनों में कम से कम पिछले एक दशक के लिए वो ऐसा इसका जिक्र करते हैं। तो ये चीजें हैं कि हमें जब करते हैं तो है, और अगर डायलॉग नहीं होगा तो मुश्किल होगा। हाँ, भारत की नीति जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो बनी है वो वाकई काबिल तारीफ है, और उससे भारत का डिटरेंस पावर बढ़ा है। और इससे खासकर जो पाकिस्तान की हिम्मत है, खासकर आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने की, वो भी पस्त हुई है। पर इसके साथ साथ डायलॉग जरूर होना चाहिए, नहीं तो इसका फायदा यूनाइटेड स्टेट उठाएगा, जो उसने उठाया भी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के स्वर एक नहीं है, ना हॉर्मुज को लेकर और ना ही टैरिफ को लेकर। तो अगर ये एक नहीं है तो उसका फायदा कोई तीसरी ताकत उठाएगी, जो उठा भी रही है। और इस मामले में पाकिस्तान ने तो फिर भी एडवांटेज ले लिया, चाहे हम कितना भी कहते रहे कि पाकिस्तान ने एक डाकिए का काम किया है, बिचौलिया है, या वो नहीं है, पर
पाकिस्तान के तो इजराइल को भी उसने मान्यता नहीं दी, बावजूद वो वहां मीडिएशन करा रहा है ना। पाकिस्तान से तो ईरान भी नाराज नहीं है, और पाकिस्तान से तो अमेरिका भी नाराज नहीं है, सबके लिए वो इम्पोर्टेंट बना हुआ है। और भारत अपने आप को अगर क्षेत्रीय महाशक्ति बता रहा है तो उसको उस तरीके से बिहेव भी तो करना पड़ेगा। अगर आप क्षेत्रीय महाशक्ति अपने आप को घोषित करते हैं और जिम्मेदारियों से भागते हैं और कोई आगे इनिशिएटिव लेना ना चाहे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही। आप अपने हितों के लिए नहीं बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स से या चाहे कोई भी महाशक्ति हो। चाइना अगर आपके चारों तरफ आ रहा है, तिस्ता से लेके हम्बनटोटा से लेके ग्वादर से लेकर चाबहार तक, बचा क्या है? एक तरफ तो चाइना खुद है ही। तो आपको सोचना तो पड़ेगा ना। कलपक्कम वगैरह से वो फोटोग्राफी कर रहा है श्रीलंका में बैठा बैठा, है ना, उसके जहाज वगैरह जो हाई रिजोल्यूशन के कैमरा है वहां से, कि कहाँ क्या है। तो आपको थोड़ा तो सतर्क होना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। अमेरिका आपके इंटरेस्ट को पिछले 3 डिकेड से आपको, आपकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, आप कुछ नहीं बोलेंगे? मतलब कुछ तो मतलब कहना पड़ेगा ना। मतलब अगर एक्सपर्ट्स भी हैं तो आपको कहीं तो मतलब मिनिमम एकेडमिक सिंसियरिटी तो रखनी पड़ेगी ना। तो यही तमाम चीजें हैं साहब जी। बिल्कुल, इस आखिरी सवाल को लेकर डॉक्टर इस्ताब के पास भी चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या मानना है? मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में है, 12वां साल है प्रधानमंत्री मोदी का, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। क्या वो एक और मौका देंगे पाकिस्तान को? बातचीत फिर से शुरू होगी और ये जो पहल की जा रही है इसको थोड़ा बहुत कामयाबी मिलेगी, आपको लगता है, आने वाले महीनों में? देखिए वैभव जी, मुझे लगता है बुद्धिजीवी ही सबसे ज्यादा जो परजीवी हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान में भी कह लीजिए और इंडिया में भी कह लीजिए, उनकी वजह से ये रिश्ते इस लेवल पे आ गए हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। जो ग्राउंड रियलिटी है उससे आप विमुख नहीं हो सकते। मैंने दशक से ज्यादा मिडिल ईस्ट में काम किया है, मैं रहा हूं और मैंने देखा है कि मिडिल ईस्ट से पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानियों को वेलकम नहीं किया जाता है। भरोसे की कमी वहां के बुद्धिजीवियों को लेके सिर्फ भारत में नहीं, ये अन्य देशों में भी है। चाहे यूरोप की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे आप वेस्ट एशिया की बात करें। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि जिहादी मानसिकता जो है, बुद्धिजीवी अपनी पकड़ को ढीली नहीं रखना चाहते, मिलिट्री अपने पकड़ को ढीली नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके लिए तो खान पान वही है, उसी से उनका ब्रेड एंड बटर चलता है। दूसरी तरफ जो मुल्ला हैं, उनके भी वही कठमुल्लापन उनका रहता है हमेशा पॉलिसी। ऐसे में भारत के कितने प्रयास, आपने ही वैभव जी आपने एग्जाम्पल दिया पिछले 3 प्राइम मिनिस्टर्स का, 1999 से लेके टिल डेट कितने प्रयास हुए और सीरियस प्रयास हुए हैं। उनका क्या हुआ? वहां के बुद्धिजीवियों का क्या हश्र है, आप देख लीजिए। हम क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जावेद मियांदाद से लेके शोएब अख्तर तक के अभी आपने देखा कितने हुए, किस तरह से इन लोगों ने ट्रीट किया है। हम हर जगह एक कदम आगे बढ़ के हमने कोशिश की है ताल्लुकात को इंप्रूव करने के लिए। चाहे वो सार्क का एग्जाम्पल दिया जाए, क्रिकेट के एग्जाम्पल दिए जाए, कल्चर की बात की जाए, हर जगह हम आउट ऑफ वे जाके, लेकिन पाकिस्तान की नीतियों और कुनीतियों की वजह से रिश्ते संभलने का नाम नहीं लेते। बांग्लादेश में उसने क्या किया? पाकिस्तान और उनके लोगों की बात आप जब कर रहे हैं, बांग्लादेश में 1969 में 71 में उन्होंने क्या किया था? क्यों बांग्लादेश टूटा? क्यों उससे बलूचिस्तान और जितने, एक पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान के बाकी सारे राज्यों में विरोध की आवाजें और पूरे जोर शोर से क्यों उठ रही है? पूछा तो जाएगा क्वेश्चन। ये भारत तो नहीं कर रहा ना, तो वहां के लोग ही वहां से विद्रोह करने पे उतारू हैं, तो उसमें भारत को ब्लेम देना और भारत के लोगों की बात करना, माना कि यहाँ पे कुछ ऐसे कट्टरवाद हैं, तो कट्टरवाद तो इससे ज्यादा पाकिस्तान में रहा और उसी की वजह से यहां ऐसा हुआ है। यह भी ध्यान देने की बात होगी कि कब तक चीजों को बर्दाश्त किया जाएगा। वैभव जी, हम तो हमेशा शांति के दूत हैं और हम तो हमेशा हमने हाथ बढ़ाया है एट द कॉस्ट ऑफ अपने डैमेज को, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, बर्दाश्त करने की सीमा होती है। और पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए और उसी का परिणाम ये ऑपरेशन सिंदूर था। और अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा, कठमुल्ला और मिलिट्री के हाथों में नाचेगा, तो फिर इंडिया बाज नहीं आएगा। और मैं कहता हूं बाज आना भी नहीं चाहिए।
अब इंडिया को आगे बढ़ के और पाकिस्तान में जो इस तरह के लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। तेजाब साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे लूंगा, उसके बाद इस बातचीत को खत्म करेंगे। अभी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, उसे जो जनमत मिला हुआ है, वोट मिला हुआ है, वो वोट किन नारों की बदौलत लिया गया है आपको पता है? पाकिस्तान को लेकर हम बहुत कठोर रहेंगे, उसके सामने हम झुकेंगे नहीं। वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता रहता था कि हमारे पास परमाणु बम है, उसको लेकर भी पीएम मोदी कई बार बोल चुके हैं कि हमारे पास जो है वो दिवाली के लिए थोड़ी रखे हैं, हमने उनका डर ही खत्म कर दिया कि पाकिस्तान के पास ये है वो है। तो आपको क्या लगता है कि अगर चाहे भी सरकार, तो जो उसका समर्थक है, जो उसके समर्थक हैं, उसके समर्थन वाला जो बड़ा वर्ग है, वो कभी ऐसा होने नहीं देगा? नहीं, मुझे वैभव जी ऐसा नहीं लगता। इसका कारण यह है कि अगर मोदी साहब पाकिस्तान को लेकर कुछ भी तय करते हैं, खासकर संबंध बढ़ाने को लेकर, या तो खासकर जो हिंदू सोच वाले, हिंदूवादी सोच वाले जितने भी, जो भारत की जो तमाम जो पॉपुलेशन है, उसमें उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी, क्योंकि उन लोगों के बीच में सरकार की साख काफी अच्छी है। तो अगर ये सबसे बेहतर मौका है कि अगर कुछ भी क्रिएटिव या सृजनात्मक या लॉन्ग टर्म की अगर पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी बनती है, तो उसमें अगर सरकार कुछ भी निर्णय लेती है, जो कि शायद कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि असहज स्थिति तब पैदा हो जाती है जब पाकिस्तानी एक्सपर्ट भारतीय चैनलों पर राहुल गांधी की प्रशंसा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जब मोदी साहब चले जाएंगे, राहुल आएंगे, तब रिश्ते ठीक होंगे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, वो दरअसल भारत की जनता में एक तरीके से कांग्रेस को प्रो पाकिस्तान बताती है और भारतीय जनता पार्टी को एंटी पाकिस्तान बताती है। पर अगर इस सरकार के समय कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा स्वीकार्यता भारतीय जनता में मिलने की संभावना है। पहली बात तो यह है। पर ये नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप जो भी कर रही है भारत में, यहाँ मामला केवल हिंदू और मुस्लिम का ही नहीं है। कारण यह है कि यहाँ जो पुलवामा में जो भी होता है, जो पहलगाम में होता है, उससे बहुसंख्यक आबादी जो है, जो मुस्लिम आबादी है, वो इफेक्टेड हो रही है। भारत का अगर रक्षा बजट बढ़ता है, तो इसका नुकसान केवल हिंदुओं को नहीं है, इसका नुकसान भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों को भी है, जिनकी जनसंख्या पाकिस्तान के मुसलमानों से कम नहीं है। और खासकर ये समझाने की भी जरूरत है कि जो पाकिस्तान की सरकार दुनिया की ऐसी सरकार है जिसने मुस्लिमों के खिलाफ सबसे ज्यादा काम किए हैं। खासकर बांग्लादेश में मुस्लिमों का जो जनसंहार करना हो, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, तमाम, यहाँ तक कि फिलिस्तीन में पाकिस्तानी सोल्जर्स ने जाके मुसलमानों को मारा है। मतलब शर्म आनी चाहिए। तो ये ठीक वैसा ही मामला है कि आप एक बार अपने आप को ये घोषित कर लें कि आप मुसलमानों के पक्ष के हैं, या कि आप मुस्लिम तरीके का आप वहां पे कानून लाना चाहते हैं, जैसे कि जनरल जिया ने जो टेलीविजन चैनल्स पे आने वाली एंकर्स को कहा कि दुपट्टा लेके और फिर वो थोड़ा सा रह के फिर उसके बाद में आप न्यूज बोलिए। तो इस तरीके की चीजें करने से लोगों को पागल बनाया जा सकता है और उसके बाद में उन्हीं लोगों को आसानी से मारा जा सकता है। जैसे कि मुसलमानों को मारने में पाकिस्तानी जो सरकारें थी, वो बिल्कुल ही सबसे आगे रही है। अगर ये सही तरीके से अगर ये मैसेज कन्वे कर दिया जाए पाकिस्तान के अवाम को भी और हिंदुस्तानी अवाम को भी, तो मुझे लगता है कि एक चीजें जो है वो काफी हो सकती है। और मुझे लगता है कि ये जो बड़े परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे ही परिवर्तन होता है। ये कोई बहुत अचानक से अगर हम ये उम्मीद करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो होना मुश्किल है। पर उसकी दिशा में जरूर कोशिश करनी चाहिए। तो खासकर भारत की जनता को बचाने के लिए जो अभी जो नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है जो कर रही है, भारत की जो पाकिस्तान नीति को लेकर है, उसमें संशय तो नहीं होना चाहिए। पर इतना जरूर कहना चाहिए कि जैसे कि पूर्ववर्ती सरकारें करती रही है, डायलॉग स्टैब्लिशमेंट का काम उसे जरूर नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वो भारत के हित में है और उसका जो फायदा है वो विदेशी ताकतें उठा रही है, जिसमें चीन शामिल है, जिसमें अमेरिका शामिल है। बांग्लादेश में जब एक्सपर्ट्स जब बांग्लादेश के खिलाफ बोलते थे, तब अक्सर जो संजीदा एक्सपर्ट्स थे वो कहते थे कि ऐसा मत करो, इनसिक्योरिटी डेवलप होगी और वो चीन की गोद में चला जाएगा। अब देखिए कि जब नई सरकार आई है, तो मलेशिया से वो वहां के राष्ट्राध्यक्ष चीन जा रहे हैं, भारत नहीं आ रहे हैं। तमाम चीजें हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कि
ध्यान दिया जाना चाहिए। वैभव साहब। बिल्कुल। तेजावत साहब, डॉक्टर अभिजात, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। वन इंडिया के साथ आप जुड़े और आपने अपनी बातें शेयर की, साझा की हमारे दर्शकों के साथ। तो फिलहाल 117 लोगों ने पत्र लिखा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी हैं, राजनीति और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं। इनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार होना चाहिए, तनाव खत्म होना चाहिए और बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाया जाना चाहिए। देखते हैं सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इसका क्या जवाब दिया जाता है। सरकार पाकिस्तान को लेकर अपनी नीति क्या सच में बदलती है या फिर जो स्थिति अभी है वही बरकरार रहती है, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। फिलहाल तक की जो भी जानकारी थी, जो भी अपडेट थी, हमने आपको बता दी। जो भी नई जानकारी सामने आएगी वो आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.